Okay, क्लासिफिकेशन करते हैं on the basis of type of monosaccharide. we have to start polysaccharide. Okay, we have to start polysaccharide. सर पॉलीसैकेराइड स्टार्ट हो गया था, वो सेलुलोज और काइटिन वो डिटेल्स में बोलना ठीक है, था। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, तो इसके बाद प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। एक 10 to 15 मिनट्स में ये पॉलीसैकेराइड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, उसके बाद हमें प्रोटीन से स्टार्ट करना है। जस्ट एक मिनट रुकना, हम देख लें जरा सा कि पॉलीसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड मैंने लिखा दिया या नहीं अभी? ये सर लिखा दिया। ओके, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं हम। होमोपॉलीसैकेराइड्स में पहला, आप होमोपॉलीसैकेराइड का हेडिंग डाल दो। और इसमें फर्स्ट केस सेलुलोज, सेलुलोज की हेडिंग डाल दो। और इस सेलुलोज के बारे में जस्ट सबसे पहली चीज ये लिख दो कि इसका जो मोनोमर है, मोनोमर या ये बोल सकते हो कि किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है, वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है, मतलब कि ये ग्लूकोज यूनिट्स का बना, मिलकर ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज यूनिट्स। ढेर सारी ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइंड हो जाती हैं, मोर देन 10,000 यूनिट। ठीक है, बट ये आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि कितने यूनिट्स। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की जो है बहुत सारी यूनिट्स पॉलीमराइज करके सेलुलोज बनाती है। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज, सपोज करो ये एक लीनियर चेन है, जहां पे मैं इस तरह से बता दे रहा हूं कि ये ग्लूकोज यूनिट्स है, ये ग्लूकोज यूनिट्स हैं। तो ये जो ग्लूकोज यूनिट है ये आपस में किस बॉन्ड से कनेक्टेड होंगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा, ये तो पहले ही बता चुका हूं कि दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ये है तो ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट अगर मैं स्पेसिफिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में बात करूं, स्पेसिफिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में, तो यहां पे ये स्पेसिफिक है β14, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो सेलुलोज मॉलिक्यूल है उसमें बिटवीन ग्लूकोज यूनिट के बीच में ये जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ये जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं बेसिकली दीज आर द β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। ठीक है, जब हम लोग इसको सेलुलोज को खाते हैं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एंजाइम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड। अगर इसी की जगह पे α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता, α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो हमारे बॉडी में एमाइलेज प्रेजेंट होता है, एमाइलेज इसको डाइजेस्ट कर सकता था। ठीक है, पर चूंकि ये β14 है, α14 नहीं है, इस वजह से एमाइलेज जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स में ये सेलुलोज डाइजेस्ट किया जाता है, पर वो सेलुलोज का जो एंजाइम है, बेसिकली सेलुलोज के डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो माइक्रोब्स के थ्रू आता है, वो मैं आगे लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा कि देयर आर सेवरल मेथनोजेंस, ठीक है, जो कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं। वो मेथनोजेंस आपके जो है क्या कहते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, कैटल्स में, और कैटल्स में जो है क्या कहते हैं उनके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं। उनके पास वो एक्चुअली एक एंजाइम रिलीज करते हैं बीटा, इस बॉन्ड को डाइजेस्ट करने के लिए
और इसकी वजह से जो कैटल्स है दे आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके, इसको कॉपी करो फटाफट। की कर लिया कॉपी आप लोगों ने? हो गया सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलुलोज किस किस चीज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाता है? तो लिख दो जरा सा, सेलुलोज फॉर्म इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। बनाता है प्लांट सेल वॉल का कि नहीं? प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाता है कि नहीं? हाँ सर। Yes, हाँ sir. ठीक है। दूसरा यहां पे लिखो सम फंगल सेल वॉल। सम फंगल सेल वॉल, मैंने देखो यहां पे पहले ही लिखा दिया सम फंगल सेल वॉल। ठीक है, ज्यादातर फंगल सेल वॉल में क्या कौन सा वो प्रेजेंट होता है? किसकी बनी होती है मोस्ट ऑफ द फंगल सेल वॉल? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सम फंगल सेल वॉल लिखा दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिया जाए तो एक क्लास है oomaicete। ठीक है, जस्ट एक मिनट, दिस इज oomaicete ही है। ठीक है, ये सब क्लास है एक्चुअली। तो इसके जो मेंबर है वहां पे जो सेलुलोज है वो उनकी सलवाल पे प्रेजेंट होती है। उनकी सलवाल पे बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एक और लिख दो। सर बोर्ड का वो लास्ट पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा शिफ्ट कर सकते हैं क्या थोड़ा? अब दिख रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा। बच्चे दोबारा रिपीट करो, क्या नहीं दिखाई दे रहा? मैं समझ नहीं पा रहा। वहाँ पे आपने कुछ लिखा है ना, ओ माई सीन, वो पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कट हो जा रहा कैमरा। बच्चे यहाँ तो तुम बहुत ऑटो अच्छा दिख रहा है। रोटेट कर लो अपने स्क्रीन को, वरना दिखाई नहीं देगा। अच्छा बच्चे, उसको रोटेट करो ना स्क्रीन को। अच्छा ठीक है सर, करता हूँ। हॉरिजॉन्टल कर दो उसको, हॉरिजॉन्टल। ओके सर। ठीक है, जो आपकी लकड़ियां हैं वुड, वुड का 50% पार्ट बनाता है। ठीक है, तो लिख दो 50% पार्ट ऑफ वुड जो है किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो 50% वुड का पार्ट है वो बेसिकली सेलुलोज का बना हुआ होता है। नाइन्टी % पार्ट, या आप ये इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो सेलुलोज का मैक्सिमम प्रोपोर्शन है कहीं पर अगर, तो वो है बेसिकली कॉटन। ठीक है, सर फॉर्म इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ के बाद जो लाइन लिखे है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इमेज ब्लर आ रहा है। जस्ट एक मिनट रुको बेटा, मेरी क्लास में तुम्हें सारी परेशानी क्यों आती है? इसके पहले तो नहीं आती थी। यहां मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं बच्चे, सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे? सर अब शायद बताओ। माइनूर का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, माइनर रिपीट करेंगे पॉइंट बोलो, कौन सा पॉइंट है? सर? पॉइंट 1 से आप रीड कीजिए, हम लिख लेंगे। लिखो सेलुलोज, मैं एक तरफ से बोल देता हूं। सेलुलोज फॉर्म इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट प्लांट सेल वॉल, सेकेंड सम फंगल सेल वॉल, फॉर एग्जांपल oomaicete, थर्ड 50% पार्ट ऑफ द वुड। ये जो आप जितने भी वुड मटेरियल देखते हो या प्लांट का जैसे ट्रंक देखते हो, उसका जो 50% पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड 90% पार्ट ऑफ द कॉटन।
कॉटन का 90% मैक्सिमम सेलुलोज आपका कॉटन में पाया जाता है, ठीक है। वो जो फाइबर्स आप देखते हो कॉटन में, दैट इज मेड ओके अप ऑफ सेलुलोज। आगे बढ़ जाए बच्चे। यस सर। यस सर। चलो आगे लिखो, एक पॉइंट और लिख दो यहां पे लिख दो सेलुलोज इज आल्सो यूज्ड, cellulose is also used to make rayon silk। ठीक है। एक्चुअली सिल्क जो है आपका सेलुलोज नहीं होता, बट ये जो रेयन सिल्क है, बेसिकली किसका बना हुआ होता है? ये आर्टिफिशियल सिल्क है बेटा। कौन सी सिल्क है ये? आर्टिफिशियल। दिस इज नॉट अ नेचुरल सिल्क, ठीक है। तो ये जो रेयन सिल्क है ये आपका सेलुलोज से बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट लिख दो, इन यूरोकॉर्डेट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेना, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट्स एक एनिमल की क्लास है। तो यूरोकॉर्डेट्स में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। present in outer part, that is known as ट्यूनिसिन। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिसिन बोलते हैं। और ये जो ट्यूनिसिन है बेसिकली ये सेलुलोज लाइक मटेरियल, तो सेलुलोज के बारे में जितनी चीजें मुझे बतानी थी बता दी मैंने। अब आते हैं सेलुलोज से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन। ये भी किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ये भी आपका ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। बिटवीन टू मोनोसाइक्राइड यूनिट अगर कोई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो ऑलवेज ग्लाइकोसिडिक होगा, ठीक है। अब ग्लाइकोसिडिक में किस टाइप का है वो बात अलग है। एक और पॉइंट यहीं पे लिख दो, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंजाई। स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड अगर एनिमल्स में देखोगे, बैक्टीरिया और फंजाई में देखोगे तो आपका जो है कौन होगा? ग्लाइकोजन। और इसी वजह से इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। हाँ बोलो बेटा। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को इसी वजह से
एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज देखने की जरूरत है। इस तरह से हेलिक्स बनाता है, मतलब जब लीनियर, जैसे लीनियर चेन है, ये जैसे लीनियर चेन है, ठीक है, तो ये लीनियर चेन क्या करती है, ये हेलिक्स बना लेती, ठीक है, ये हेलिक्स बना लेती, इस तरह से हेलिक्स बनाती है, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से जब ये हेलिक्स बनाती है, आपको ऊपर वाला नहीं बनाना क्योंकि वो स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो जैसे ही लीनियर होता है वो तुरंत हेलिक्स बनाना स्टार्ट कर देता है, और इस हेलिक्स से ब्रांचेज अराइज होती हैं इस तरह से, इस तरह से ब्रांचेज अराइज होती हैं, और यहां पे फिर से वही ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट हो रहा है? नो सर, आ रही है समझ। ये जो भी मैं डॉटेड बना रहा हूं, ये सब ग्लूकोज यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब ग्लूकोज यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे तो जैसे क्या कहते हैं कि नॉर्मली जो आपका जो है बॉन्ड होगा वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। पर ये जो ब्रांच्ड चेन है, जहां से ब्रांचिंग एराइज हो रही है, ये जहां से ब्रांचिंग एराइज हो रही है, यहां पे बॉन्ड कोई और प्रेजेंट होता है, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है, ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है, यहां पे जो बॉन्ड होता है वो होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड तो ग्लाइकोसिडिक ही होगा, बॉन्ड तो ग्लाइकोसिडिक ही होगा, बट वो वहां पे पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्थ पोजीशन तो खाली ही नहीं है ना, फोर्थ पोजीशन तो उसने ऑलरेडी यूज कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लूकोज यूनिट्स है, फोर्थ पोजीशन तो उसकी ऑलरेडी यूज हो गई है, तो वहां से तो आगे कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता है, वहां तो कोई आके मॉलिक्यूल अटैच हो नहीं सकता, तो फिर कोई दूसरी पोजीशन यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग पॉइंट है, ब्रांचिंग के लिए अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेन चेन में तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, बट यहीं पे चाहे लिख दो, बट एट ब्रांचिंग पॉइंट, ब्रांचिंग जहां से ब्रांचेज एराइज हो रही है, ब्रांचिंग पॉइंट आपका जो बॉन्ड है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहां से एक चीज और आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि जो ग्लाइकोजन है वो ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन कैसा है? ब्रांच्ड है, ठीक है, अनब्रांच्ड नहीं है। जैसे सेलुलोज में जाके एक चीज लिख दो, जाके एक जगह सेलुलोज में जाके जहां पे सेलुलोज की हेडिंग डाली है वहीं पे लिख दो, वहां पे लिख दो लीनियर अनब्रांच्ड। मैं भूल गया था लिखाने के लिए, वहीं पे लिख दो लीनियर अनब्रांच्ड। किसके लिए? ये फॉर सेलुलोज है, इट इज फॉर सेलुलोज, लीनियर अनब्रांच्ड। सेलुलोज कैसा होता है? लीनियर अनब्रांच्ड। और होमोपॉलीसैकेराइड में तो एग्जांपल देख ही रहे हो, ठीक है। तो सेलुलोज आपका कोई हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, सेलुलोज कोई हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ठीक है, जबकि ये ग्लाइकोजन जो है इट फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पे जहां ब्रांच लिखा है यहीं पे लिख दो ब्रांच्ड एंड फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जैसे हेलिक्स बनी हुई है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रांचिंग पॉइंट है, ये ब्रांचेज है, ये जो रेड कलर से दिख रही हैं ये ब्रांचेज है,
ये ब्रांचेज है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फिर ग्लाइकोजन फिनिश हो गया, आते हैं स्टार्च पे। इसको कॉपी करो फटाफट, तो स्टार्च पे आ जाते हैं। स्टार्च भी आपका होमोपॉलीसैकेराइड ही है, वो भी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, थर्ड है आपका स्टार्च। जस्ट अ मिनट। हेलो, यस मैम। यस मैम, बोलिए। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम मैं अभी क्लास में हूँ, और मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर लेता हूँ आफ्टर द क्लास। मैम आई डोंट हैव योर नंबर मैम। एक्चुअली अभी मेरी क्लास रनिंग में है, तो मैं अभी रोक। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, सॉरी। तो मैं आपको स्टार्च के बारे में बता रहा था, और स्टार्च जैसे कि बता दिया कि इट इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जो जो बॉन्ड है वो भी सेम है यहां पे। कौन सा? लाइक ग्लाइकोजन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे भी ब्रांचिंग है, ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो ब्रांचिंग पॉइंट होंगे, ठीक है, जो ब्रांचिंग पॉइंट होंगे वहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? ब्रांचिंग पॉइंट पे आपको अल्फा 1,6 जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। कहां पे? आप लोगों को इंटरेक्शन ठीक नहीं है, जरा सा। ब्रांचिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये बता देता हूं कि इसमें 2 टाइप की चेन्स होंगी। इसमें ये जो आपका, 1 मिनट इस पिक्चर को इरेज कर देते हैं, दूसरा पिक्चर ले लेते हैं। ये जो आपका स्टार्च है, स्टार्च में 2 टाइप की चेन होती है। एक होती है एमाइलोज, दूसरी होती है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम कि स्टार्च is made up of 2 type of chain. Amylose and amylopectin. ठीक है, amylose and amylopectin. There are 2 type of chain. अब जिसमें से amylose जो है बेटा आपका, ये लीनियर है। ये कैसी चेन है बेटा? लीनियर है। ठीक है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, या तो साथ में लिख दो लीनियर एंड अनब्रांच्ड। जबकि ये जो अमाइलोपेक्टिन है, ये बेटा कैसी है? इट इज द ब्रांच्ड। यहां पे ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। यहां पे क्या देखने को मिलेगी आपको?
ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो स्टार्च है उसमें 2 टाइप की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ये ध्यान में रखना कि एमाइलोज आपका लीनियर एंड अनब्रांच्ड है, और जो है क्या कहते हैं, जो एमाइलोपेक्टिन है दैट इज ब्रांच। अब एक काम लिख दो यहां पे जरा सा, इसका स्टोरेज लोकेशन लिख दो, बेटर होगा। स्टोरेज लोकेशन प्लांट में पाया जाता है, कहां पे स्टोर करता है लोग, कहां पे स्टोरेज होता है इसका, बताओगे? तुम लोग बोलते बहुत कम हो। इन क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ल्यूकोप्लास्ट में जहां पे स्टार्च स्टोर होता है उसका क्या नाम है, क्या क्या नाम है? ल्यूकोप्लास्ट में जहां पे अगर जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ, लिखा तो है, लिखाया तो है मैंने? ऐसा लग रहा है सो गए पूरी तरह से। सर अमाइलोप्लास्ट या इलायोप्लास्ट। ओके, और जहां पे प्रोटीन स्टोर होता है उसको? प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख दो। तो ये क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट में स्टोरेज लोकेशन है स्टार्च की। ठीक है, तुमको ये पता ही है कि जो है क्या कहते हैं, स्टार्च आपका रिजर्व फूड है, या बोल सकते हो कि स्टोरेज फूड है। ठीक है, फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स में जो है क्या कहते हैं, जब फूड जो है ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाता है जिसको अब स्टोर करना है, तो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट में जो स्टार्च है वो क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है। प्लांट में जो स्टार्च है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है। तो यहां से तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये लीनियर एंड अनब्रांच्ड तो है ही, उधर से ब्रांच्ड और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ओवरऑल आप यही बोलोगे कि स्टार्च जो है आपका कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? हेलिकल एंड ब्रांच्ड। ठीक है, क्योंकि जब दोनों प्रेजेंट है तो आप यही बोलोगे। ठीक है, जब दोनों टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो आप यही बोलोगे कि स्टार्च कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? हेलिकल एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज को भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, ग्लाइकोजन को भी और स्टार्च को भी। किसके रिस्पेक्ट में? आयोडीन टेस्ट के रिस्पेक्ट में। आयोडीन टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, स्पेशली पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, तो सेलुलोज डजंट टर्न कलर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का कलर चेंज नहीं करता है। ठीक है, आयोडीन का कलर कैसा होता है? आयोडीन जनरली आपका ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, बट ये जो आपका स्टार्च है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, दे चेंज द कलर ऑफ, दे चेंज द कलर ऑफ
किसका चेंज कलर कर दें, वो जो है कलर चेंज कर देंगे, आयोडीन। आयोडीन। और कैसा कर देंगे, फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू। कई बार ये ग्लाइकोजन में तो रेड होता है। बच्चे वो रेड जो है क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन में रेड होता है। जस्ट एक मिनट होल्ड कर रहे हैं, जस्ट एक मिनट होल्ड करना। कहां से पढ़ा लाभनी आपने? सर वो आपने जो नोट्स पर वो भेजा था उसमें ही था सर। ओके, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा मैं आपको। ये जरा सा आप जस्ट स्टार्च, ग्लाइकोजन को हटा लो यहाँ से, सिर्फ स्टार्च रहने दो, ठीक है? स्टार्च रहने दो, मैं बाकी का रिमेनिंग पार्ट बाद में बताऊंगा, ठीक है? स्टार्च आपका ब्राउन टू ब्लू करेगा, और आपको ग्लाइकोजन किस कलर पे करता है वो मैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा, ठीक है? तो स्टार्च के लिए जस्ट लिख दो जो है स्टार्च चेंज द कलर ऑफ आयोडीन, ठीक है? स्टार्च चेंज द कलर ऑफ आयोडीन फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू, ठीक है? ब्लू कलर का चेंज कर देता है। मेरे दिमाग में अभी नहीं है। तो यहां से आपके ये 3 खत्म हो चुके हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आपके 3 खत्म हो चुके हैं यहां से। ये जो सेलुलोज वाला है, सेलुलोज वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेलुलोज आपका जो है क्या कहते हैं, आयोडीन के कलर को किस मतलब चेंज करता है या नहीं करता है, ठीक है? तो चूंकि वो लीनियर स्ट्रक्चर है, इस तरह से वो लीनियर स्ट्रक्चर है, तो उस लीनियर स्ट्रक्चर में कहीं पे आयोडीन जो है रुक नहीं पाता है, ठीक है? उसको आयोडीन को बेसिकली ये बोल सकते हो कि होल्ड नहीं कर पाता सेलुलोज। तो अगर आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा तो उसका कलर फिर चेंज नहीं होता है, ठीक है? जबकि ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इस तरह से, तो ये जो हेलिक्सेस है यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो आयोडीन है वो यहाँ पे जाके जो है क्या कहते हैं होल्ड हो जाता है, और इसकी वजह से उसमें कलर में चेंज आता है। अब आते हैं काइटिन पे। काइटिन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर पे ही बताया था कि अगर आप सीपी के मॉड्यूल पे देखोगे तो इसको होमोपॉलीसैकेराइड पे रखा गया है, ठीक है? और अगर अदर मॉड्यूल से बुक्स पे देखते हो कई सारी में, तो कई सारी में इसको जो है ना हेट्रो पे रख दिया है, ठीक है? तो मैं भी इसको अगर देखा जाए तो मैं भी इसको होमोपॉलीसैकेराइड के ही कैटेगरी में कंसीडर करूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों जो है इसको जो है होमोपॉलीसैकेराइड से हेट्रोपॉलीसैकेराइड में उठा के रख देते हैं लोग, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिख दो काइटिन में कि ये फंगल सेलुलोज है। काइटिन क्या है? फंगल सेलुलोज के नाम से जानी जाती है, फंगल के नाम से जानी जाती है। किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ एनिस्टिल ग्लूकोसामाइन, एनिस्टाइल ग्लूकोसामाइन का बना हुआ है। इसको शार्ट में नैक बोलते हैं। अब अगर सिर्फ ग्लूकोज होता तो लोग बोल देते कि होमोपॉलीसैकेराइड है। अब इसके साथ एसिटाइल ग्रुप और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया है, तो ऐसा बोल देते हैं कि ये हेट्रो है। पर है तो, अगर आप इसको पूरी यूनिट मान रहे हो, तो है तो ये एक ही यूनिट बार बार रिपीट कर रही है। बट एक्चुअली क्या है ना कि ये एसिटाइल ग्रुप होने की वजह से इसको कई बार बोल देते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। बट मुझे नहीं लगता, मुझे ये होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में ही लगता है। सीपी के जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसको होमो में रखा गया है,
और अदर मॉड्यूल्स में इसको हेट्रो में रखा गया है। ठीक है, मतलब एक दो मॉड्यूल में हेट्रो में रख दिया गया है, कुछ में आपका होमोपॉलीसैकेराइड में है। तो ध्यान में रखना जरा सा इस चीज को, ऑप्शन डिपेंडेंट आंसर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ये काइटिन और कहां पे पाया जाता है बताओ? एक्सोस्केलेटन ऑफ, इसमें लिखो जरा, इंसेक्ट। जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन है उसमें भी काइटिन, वो भी बेसिकली काइटिन का ही बना होता है। बना होता है कि नहीं बना होता है? जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड का, Yes, sir. वो किस, ठीक है। चलो, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है? बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है? ये जो एनिस्टल ग्लूकोसामाइन है, यहां पे आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, एक दो पॉइंट और है वो भी लिखाऊंगा, बट इससे ज्यादा इसके रेफरेंस में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो काइटिन है आपका, दिस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, सेकेंड मोस्ट abundant organic molecule present on अर्थ। अर्थ में पाया जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा अबंडेंट तो ये दूसरा सबसे जो है बड़ा अबंडेंट जो है मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई काम है? कुछ काम है क्या? नहीं, इसमें क्या है ना कि डिस्टरबेंस होता है, मुझे समझ में नहीं आता तो मुझे डिस्टरबेंस होता है फिर उधर। आप ना वीडियो पे देख लो, लेक्चर चल रहा है। हाँ बच्चे, कहां पर हैं हम इस समय? हेलो, Yes, sir. तो यहां से बेटा काइटिन की जितनी चीजें बतानी थी बता दिया। आगे बढ़ते हैं नोट पे। नोट पे एक जगह लिख दो। वैसे आप लोगों को पता है कि सेलुलोज जो है आपका, सेलुलोज इज द मोस्ट abundant organic molecule present on अर्थ। अर्थ में पाया जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां से काइटिन फिनिश हो गया और जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड थे सब फिनिश हो चुके हैं। अगर मैं देख लेता हूं एक आध कोई इंपॉर्टेंट हो। यस, एक एक लाइन और लिख लो जरा सा इनुलिन, इनुलिन के बारे में। इनुलिन, ये आपका, इसको 5th नंबर डाल दो। इनुलिन, इसको जरा मैं डिक्टेट कर रहा हूं, फटाफट लिखो इनुलिन को। लिखो जरा, लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट किसका बना हुआ है? ये फ्रक्टोज का लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट।
ये फ्रक्टोज यूनिट का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज यूनिट, ठीक है। और कहां पे पाया जाता है इसको लिख दो, फाउंड इन रूट्स ऑफ आर्टिचोक, सॉरी आर्टिचोक, ठीक है। ये जो आर्टिचोक एक प्लांट है, इसकी रूट्स पे बेसिकली इनुलिन पाया जाता है, इसकी रूट्स पे इनुलिन पाया जाता है। और अगर लिखना हो तो लिख दो डहेलिया, चलो डहेलिया भी लिख दो, वैसे इतना ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, आर्टिचोक एंड डहेलिया। तो यहां से बेटा हेट्रोपॉलीसैकेराइड जितनी भी है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने जरूर करा दिया था आपके लिए, ठीक है, तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड नहीं पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। आपका कार्बोहाइड्रेट यहां से फिनिश है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन पार्ट। तो हेडिंग डाल दो आप प्रोटीन। प्रोटीन डाल दो, ठीक है। ये जो प्रोटीन है आपका, ये मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। प्रोटीन्स जो है आपका अर्थ में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट और बेसिकली डाइवर्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, डाइवर्स मॉलिक्यूल। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो कि मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल। डाइवर्स का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो वैरायटी है, जितने भी मॉलिक्यूल्स अर्थ में है उनमें जो सबसे ज्यादा वैरायटी है, वेरियस टाइप्स के हैं, वो प्रोटीन्स ही, ठीक है। तो मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल, इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जितने भी प्रोटीन्स हैं उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, ये जो प्रोटीन है दे आर हेटेरोपॉलीमर। इस बात की समझ है कि नहीं आपको? ये हेटेरोपॉलीमर है, और किसके हेटेरोपॉलीमर है बताओ? सो गए? हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स बच्चे, मुझे इंटरेक्शन चाहिए, बिना इंटरेक्शन के मुझे दिक्कत होती है। आप कुछ ना कुछ बीच बीच में बोलते ही रहा करो। सर इससे पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या नेटवर्क चला गया था या तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम थी? सर शायद नेटवर्क इश्यू। फिर अकेले बेटा आप ही नहीं हो, बाकी 16 बच्चे इस समय क्लास में हैं। बाकी लोगों को बोलने का मन नहीं करता है क्या? हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, आपको समझ में आ रही है कि नहीं बात मैं जो बता रहा हूं? यस सर, समझ आ रही है। तो बोलो ना कि प्रोटीन ये आपका जो है हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर क्यों है? क्योंकि जो है डिफरेंट एमाइनो एसिड्स इसमें पॉलीमराइज करती हैं। जैसे मैं अभी सेलुलोज या स्टार्च या ग्लाइकोजन के बारे में क्या कह रहा था कि वहां पे ग्लूकोज ही यूनिट हर बार ग्लूकोज ही रिपीट करता है, पर यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट एमाइनो एसिड्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं पॉलीमराइजेशंस में, तो इस वजह से जो है इसको हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था ग्लूकोज में 2 ग्लूकोज यूनिट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे 2 एमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि एमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड विथ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, अब इस बॉन्ड को मैं अभी बताऊंगा, पर अभी इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, जो डिफरेंट, ये सपोज करो आपका जो है क्या कहते हैं प्रोटीन है,
यहाँ पे ये सब एमाइनो एसिड्स हैं, ये जो मैं यूनिट बना रहा हूं ये एमाइनो एसिड है। तो ये जो बेसिकली जो बॉन्ड है, दीज बॉन्ड्स आर नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, डिफरेंट एमाइनो एसिड्स के को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको जो है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल है, हेटेरोपॉलीमर है। ठीक है, एमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, प्रोटीन्स में आगे की तरफ चलते हैं। चूंकि ये जो है जो प्रोटीन्स हैं ये किसके बने हुए हैं, एमाइनो एसिड के बने हैं। तो अब हमको सबसे पहले किसको जानने की जरूरत है, एमाइनो एसिड के बारे में जानने की जरूरत है। एक और पॉइंट लिख लो, मैं एमाइनो एसिड स्टार्ट करूं उससे पहले एक और पॉइंट लिख दो यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, जो प्रोटीन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है of proteins depends on किस पे डिपेंड करेगा, नंबर एक तो वो सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड, कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है एमाइनो एसिड का इन प्रोटीन, उस पे डिपेंड करेगा। तो आप लिख दो यहां पे सीक्वेंस of amino acid in protein, प्रोटीन में किस तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करेगा। और सेकंड चीज किस चीज पे डिपेंड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, या सीधे सीधे लिख दो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है स्पेस में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, तो वहां पे एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ी जाती है। तो वो बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्पेशियल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा है। एक्चुअली स्पेशियल स्ट्रक्चर बोलो या कॉन्फ़िगरेशन उसको बोल दो। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये जो दो चीजें हैं ये डिसाइड करेंगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स को। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, मतलब प्रोटीन्स जो है किस तरह बिहेव करेगी कैरेक्टरिस्टिकली। ठीक है, वो सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। ओके, इतनी बात हो गई है। अब चूंकि जो आपके प्रोटीन्स है दे आर मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स, ये आपके एमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं, तो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए एमाइनो एसिड को। ठीक है, ताकि हमारी क्लैरिटी प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा बढ़े। ठीक है, पहले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जब प्रोटीन्स पढ़ लेंगे तो फिर हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ने। ठीक है, तब हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स में कई टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोटीन, बट वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हमको क्या पढ़ना है, एमाइनो एसिड्स के बारे में। तो आप जो है ना एमाइनो एसिड की हेडिंग डाल दो, एमाइनो एसिड की हेडिंग डाल दो। ठीक है, अब ये एमाइनो एसिड क्या है, अगर एनसीईआरटी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, कुछ बच्चे जो रिपीटर्स हैं या 12th में पढ़ा है, तो एमाइनो एसिड्स के बारे में लिखा है कि एमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। ठीक है, अब मेथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, ये आपका हो गया, इस तरह से मेथेन का स्ट्रक्चर बनाते हो, CH4 बनाते हो कि नहीं बनाते हो। ठीक है, तो इसके जो हाइड्रोजन्स हैं, इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच कर दिए गए हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। ये मेथेन है, यहां पे इसके सॉरी एक मिनट रुकना, इसको एक साइड में लिख लेते हैं। अब आगे की तरफ कि इसके जो वेरियस ग्रुप्स हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो वेरियस ग्रुप में
ध्यान में रखना कि सब्स्टिट्यूट में अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऑल 4 ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, जबकि मैं बता रहा हूं कि सिर्फ 3 ही ग्रुप से रिप्लेस होंगे, एक हाइड्रोजन एज सच रहेगा। हाइड्रोजन एक एज सच यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सिर्फ 3 ग्रुप रिप्लेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक 1 ग्रुप रिप्लेस, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एंड सेकेंड जो है हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय एमाइनो ग्रुप से, ठीक है, बाय एमाइनो ग्रुप से। और एक जो है एल्काइल चेन से, एक एल्काइल चेन से। ये आर ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्काइल चेन। ये वैसे आर ग्रुप आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है। जो सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है उसमें आर जो है आपका हाइड्रोजन है। तो यहां पे इस तरह से लिख सकते हो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और एल्काइल चेन, ठीक है, एल्काइल चेन। तो ये है बेसिकली आपका एमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर। ये क्या है? दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड। आप नीचे लिख सकते हो यहां पे कि ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर किसका? ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड का आपका यह जनरल स्ट्रक्चर। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो अमाइनो एसिड है, दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड मेथड इन व्हिच ऑल 4 ग्रुप्स और यू कैन से ऑल 3 ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय द कार्बोक्सिलिक, एमाइनो एंड आर ग्रुप, ठीक है। एक हाइड्रोजन को या तो ये बोलो कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया गया है, या तो सीधे बोलो कि नहीं रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो ये जनरलाइज फार्मूला है आपका एमाइनो एसिड का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस्ड ऑन दिस चेन या बेस्ड ऑन दिस ग्रुप, ठीक है, इस आर ग्रुप के बेसिस पे जो एमाइनो एसिड्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इनको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इसका एक और नाम दे देना, इसको बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप। और इसी ग्रुप पे आप लिख देना इसी बेस्ड ऑन दिस आर ग्रुप या दिस वेरिएबल ग्रुप, एमाइनो एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। एमाइनो एसिड्स आर ऑफ, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? क्या हो गया भाई? सर दिख रहा है सब। बच्चे आपकी तरफ से फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो एमाइनो एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं बस यही बता रहा हूं कि जो आर ग्रुप है ना, ये वेरिएबल ग्रुप है, ये आर वेरिएबल जो ग्रुप है, इसके बेस पे एमाइनो एसिड आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब एमाइनो एसिड को बेसिकली 2 टाइप से आप पहले क्लासिफाई करोगे, ठीक है। यहां पे इस तरह से लिख दो, यहां पे इस तरह से लिख दो कि एमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। अब एक वो वाला टाइप है जो प्रोटीन नहीं बनाता है। एमाइनो एसिड से मैंने यहां पे बताया ना कि जो आपके प्रोटीन है वो क्या किससे बने हुए हैं? एमाइनो एसिड से, ठीक है। बट एमाइनो एसिड में भी 2 कैटेगरी है।
एक जो है जो प्रोटीन बनाती है, एक जो है जो प्रोटीन नहीं बनाती है, ठीक है। तो उन्हीं को एक को बोलते हैं नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड। नॉन जो नहीं बनाते हैं उनको बोलते हैं नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड। और दूसरे हैं आपके प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड, दूसरे हैं आपके प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड। एक है आपका नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड, दूसरा है आपको, ये देखो मैं एक जगह पे, चलो कोई नहीं, दोनों को मैं कैपिटल से ही कर देता हूं, ठीक है। तो एक है जो प्रोटीन नहीं बना रहे हैं उनको नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जो प्रोटीन बना रहे हैं उनको प्रोटीन फॉर्मिंग बोलते हैं। ये जो नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग है अप्रोक्सीमेटली 300, इनका नंबर कितना है अप्रोक्सीमेटली 300। इसको इतना ज्यादा, इसमें बस दो एग्जाम्पल आप याद कर लो, दो एग्जाम्पल याद कर लो आप, ठीक है। एक ऑर्निथिन, ऑर्निथिन एंड सेट्रुलिन, ऑर्निथिन एंड सेट्रुलिन, ठीक है। ये नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड्स। और भी बहुत ढेर सारे हैं, मैं तो सिर्फ आपको जो आपके सिलेबस में पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम वो बता रहा हूं। और जो प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड है वो तो कितने हैं, उनका नंबर कितना है 20, ठीक है। दे आर 20 इन नंबर, 20 एमाइनो नंबर है इनका। और ये आप पढ़ोगे, ये आप जो है इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, कि जो प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड 20 है उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अब प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड्स को हम हेडिंग डाल दो आप, प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड। इनको भी आप दो कैटेगरी पे क्लासिफाई कर सकते हो। जो प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड है इनको भी दो कैटेगरी पे क्लासिफाई कर सकते हो आप। कौन कौन सी कैटेगरी होगी, एक एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। दोज एमाइनो एसिड्स विच आर फॉर्म बाय योर बॉडी, पहले भी बता चुका हूं शायद, अच्छा जो बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उनको बताया था मैंने कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का जो क्राइटेरिया है वो एनिमल्स के रिस्पेक्ट में है, और जिन जैसे एमाइनो एसिड के रिस्पेक्ट में मैं बोलूं, ठीक है, तो जो एमाइनो एसिड बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उनको आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली नॉन एसेंशियल कहलाते हैं। और जो बॉडी में आपके सिंथेसाइज नहीं होते हैं उनको आपको बाहर से लेना पड़ेगा, तो उनको आप क्या बोलते हैं, एसेंशियल, ठीक है। उनको आपको बाहर से लेना पड़ रहा है तो उनको आप एसेंशियल बोलते हैं। तो यहां पे हेडिंग डालो प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड्स। इसको भी आप दो कैटेगरी में यहां पे डिवाइड कर दो, एसेंशियल एमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स, ओके। अब ये जो एसेंशियल एमाइनो एसिड्स हैं इनके एग्जाम्पल आप लिख दो। लाइक ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, नहीं टायरोसिन नहीं है, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, वैलिन। कितने हो गए, 3, 3, 6। सर और फिनाइललाइन, हाँ एक जगह मिस हो गया, फेनाइललाइन, फेनाइललाइन। तो ये 8 है एसेंशियल एमाइनो एसिड, 8 है जो कि कंप्लीट एसेंशियल है, और दो और है जो कि सेमी एसेंशियल है, दो और है जो कि सेमी एसेंशियल है। पर ये जो अभी जहां जितने लिखे हैं 8, ये आपके ये जितने 8 अभी लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जितने भी आपके 8 लिखे हुए हैं
दीज आर कंप्लीटली एसेंशियल, दीज आर कंप्लीटली एसेंशियल। अब जो इसके नीचे आप हेडिंग डाल के लिख दो, यहाँ पे स्टार बना के नीचे की तरफ, मेरे पास ऊपर स्पेस है, ऊपर ही लिखूंगा मैं, नीचे नहीं है। तो 2 एसेंशियल है, 2 सेमी एसेंशियल है, 2 सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। कौन कौन से सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड? आर्जिनिन, हिस्टीडीन। आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। तो ये याद रखना। एक्चुअली सेमी एसेंशियल कहने का मतलब है कि जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे बिल्कुल होते हैं, उनमें ये दोनों अमाइनो एसिड भी एसेंशियल पार्टी का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनको भी बाहर से ही देना पड़ता है, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सिंथेसाइज कर सके इनको, तो इस वजह से ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो याद रखना कि सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड आपका आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन है, बाकी ये आपके कंप्लीटली एसेंशियल है एडल्ट में। ओके, और नॉन एसेंशियल को लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आपका एलेनिन। ठीक है, इस तरह से आपके जो है क्या कहते हैं हिस्टीडीन, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल कहने का मतलब जो है वो मैं अभी लिखा देता हूं आपको, कि अगर बॉडी में बन रहा है, अगर बॉडी में बन रहा है तो वो नॉन एसेंशियल है, और अगर बॉडी में नहीं बन रहा है, एनिमल बॉडी में नहीं बन रहा है, तो वो उसको बाहर से लेना पड़ेगा, दैट मीन्स कि वो एसेंशियल है, उसको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो आपके बॉडी में उसकी पर्टिकुलर उस अमाइनो एसिड्स की जो है डिफिशियंसी होगी, उससे रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे। तो यहां पे लिख दो, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज which can't synthesize in animal body या human body, in animal body। ठीक है, एंड नॉन एसेंशियल, इससे ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है। नॉन एसेंशियल का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। बच्चे कितनी देर हो गया क्लास, अंदाजा है कुछ? सर 1 आवर हो गया है शायद। 1 आवर हो गया है ना, तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अभी हमको अमाइनो एसिड के बारे में कुछ कुछ चीजें और पढ़नी है। अगला लेक्चर शायद पूरा अमाइनो एसिड के बारे में ही चलता चला जाएगा, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम मतलब आज के बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पार्ट देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।